आपने कुछ हमारे विद्यार्थियों की क्वेरीज को मेरे आगे रखा। मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि उनकी क्वेरीज का जवाब देके उनकी जो जिज्ञासा है उसको हम पूरा कर सकें। आपने एक पहला सवाल ये पूछा कि जो बच्चे जिनका देर से एडमिशन हुआ, ये प्राय रेगुलर कॉलेजेस के लिए है, उनका लेट एडमिशन हुआ तो उनकी नंबर ऑफ डेज जो है कॉलेज में अटेंड करने के कम हो जाएंगे, तो क्या उनको आईएम में जो अटेंडेंस के मार्क्स, कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं, वो तो फिर कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर टोटल क्लासेस हुई, मान लीजिए एक क्लास में एक सब्जेक्ट में 40, और उनका तो जब एडमिशन हुआ उसमें 25 क्लासें तो हो ही चुकी थी या 20 क्लासें हो ही चुकी थी। देखिए, अटेंडेंस का मतलब होता है इस केस में उनकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी डे ऑफ देयर एडमिशन, अर्थात अगर 40 दिन की क्लासें हुई या 40 पीरियड उनके हुए टोटल सेमेस्टर में या 42 हुए और उन्होंने जब अटेंड किया उसमें 12 क्लासेस हो चुकी थी, तो उनकी परसेंटेज 42 से ना निकाल के 30 से निकाली जाएगी। तो उनकी उसी रेशो में जो अटेंडेंस के मार्क्स आईए में है उस तरह से कैलकुलेट होंगे, ना कि 42 से, क्योंकि इनका एडमिशन ही लेट हुआ है। हाँ, जिन बच्चों का एडमिशन लेट हुआ शुरू में हो गया और उन्होंने क्लासें लेट करनी शुरू की, तो उनका परसेंटेज तो 42 ही क्लासों से ही निकाला जाएगा। मान लीजिए 42 में से उन्होंने 21 क्लासें की या 30 क्लासें की, तो उनकी परसेंटेज होगी 30/42। लेकिन अगर एक बच्चा 42 में जब उसका एडमिशन हुआ 12 क्लासेस हो चुकी थी, तो और उसने 28 क्लासें अटेंड की, तो उसकी 28/30 से कैलकुलेट होंगी, ना कि 28/42 से। तो इसलिए जिन बच्चों का एडमिशन लेट हुआ है उनकी अटेंडेंस की कैलकुलेट होंगी फ्रॉम द डे ऑफ देयर एडमिशन, ना कि जब से सेशन स्टार्ट हुआ उससे। तो इसलिए उनको कोई इस बात का नुकसान नहीं होगा कि उन्होंने एडमिशन उनका लेट हुआ। एक सर मेरा सवाल जो स्टूडेंट्स का है वो ये है कि थ्योरी में अलग पास होना है, और देखिए ये मैं अब आपको बता देता हूँ। अगर आपने देखा होगा अंडर एनईपी, और ये प्राय हमारे सीबीसीएस एलओसीएफ के लिए भी ट्रू है कि एक पेपर जिसको उसके पेपर की टाइटल के आगे हम एक वर्ड लिखते हैं यूपीसी, जो कि कहलाता है यूनिक पेपर कोड। अगर किसी पेपर यूनिक पेपर कोड में उसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, या एक थ्योरी है या थ्योरी प्लस ट्यूटोरियल है। सिर्फ थ्योरी सिर्फ सीबीसीएस में लागू होती है, तो इस 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, प्योर थ्योरी और थ्योरी प्लस ट्यूटोरियल। इन तीनों केसेस में टोटल में बच्चे को पास होना पड़ता है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को मिला के पास होना पड़ता है। ये हो सकता है कि उसके थ्योरी में मार्क्स कम हो या थ्योरी में वो फेल भी हो रहा हो, उसका ग्रेड एफ हो, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका ग्रेड हाई है, तो दोनों को मिला के वो पास हो जाएगा, हो सकता है। और जहाँ प्योर थ्योरी है वहाँ तो उसको सिर्फ थ्योरी में ही पास होना है। थ्योरी प्लस ट्यूटोरियल दोनों को मिला के उसको पास होना है। उनमें हर कंपोनेंट को इंडिविजुअल पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आप ग्रेड आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल या थ्योरी या ट्यूटोरियल में मिलते हैं वो आपकी मार्कशीट में सेपरेटली शो होते हैं। लेकिन जो नेट ग्रेड है वो बताता है कि आप इस पेपर में पास है या नहीं। अगर नेट ग्रेड आपका एफ है तो आप उसमें फेल है। अगर नेट ग्रेड आपका एफ ना होके डी सी बी ए कुछ भी है तो आप उस पेपर में पास है। तो दोबारा बता देता हूँ कि ट्यूटोरियल प्लस थ्योरी मिला के या प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के उनको पास होना है, ना कि दोनों में अलग अलग पास होने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन आपने ये पूछा कि बच्चा पास हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर में वो पास हो जाता है तो उसके एंड में हम एक वर्ड लिखते हैं SGPA। इसका मतलब है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। और जब वो दोनों सेमेस्टर कर लेता है तो जो एवरेज निकलती है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, उसको हम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं, उसको CGPA कहा जाता है। और जब उसके ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो जाती है, ठीक है जी, तो हम उसके अंदर ग्रांट CGPA कहते हैं। लेकिन अंडर NEP ये हो सकता है कि विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के बाद जाना चाहे, तो इसमें हम थोड़ी सी करेक्शन कर देंगे आने वाले टाइम में कि जो
उसकी कंबाइंड CGPA है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, उसको अगर आप 10 से गुना करेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो हर सेमेस्टर में आपको SGPA मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को के SGPA की एवरेज को CGPA कहा जाता है, और उस नंबर को आप अगर 10 से गुना कर दें तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। आपने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि विद्यार्थियों को लगता है कि हम जब रेगुलर में स्टूडेंट होते हैं तो शायद उन स्टूडेंट्स को कोई IA में एडवांटेज होता है और जो NC वेब और SOL में होते हैं उसमें नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इन दोनों में क्योंकि मोड ऑफ टीचिंग जो है वो अलग होती है। रेगुलर बच्चों की पूरे हफ्ते में 6 दिन में पूरी क्लासेस डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और NC वेब में सिर्फ एक दिन प्राय उनको बुलाया जाता है कॉलेजेस में लड़कियों को, और SOL में तो वो भी आवश्यक नहीं है कि आप अपने स्टडी सेंटर जो दिल्ली के हर कोने हर कॉलेजेस में है उसमें क्लासें अटेंड करें, ये उनके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जो भी मेथड IA का है SOL में या रेगुलर में, वो उसमें कोई भी स्टूडेंट को उस चीज़ का एडवांटेज नहीं होता कि अगर आप रेगुलर में होते हैं तो आपको एडवांटेज है। हाँ, उस 25% का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। जहाँ पे रेगुलर है तो उसमें 5% जो है वो आपका कंपोनेंट जो है वो अटेंडेंस से आता है, जो कि SOL में नहीं होता। अदरवाइज वही 25% IA रेगुलर में है, वही आपकी SOL में है। हाँ, उनका तरीका अलग है क्योंकि वहाँ अटेंडेंस होती है और SOL में अटेंडेंस नहीं होती। इस बात का कोई डिफरेंस नहीं होता कि आपने IA रेगुलर में अटेंड की है या आप SOL के स्टूडेंट हैं। तो मैं दोबारा आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि IA का कोई एडवांटेज किसी भी मोड ऑफ स्टडीज से उसका कोई रिलेशन नहीं है। एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा कि BA प्रोग्राम पर्टिकुलर अंडर NEP, तो मैं आपको NEP के अंदर BA प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। और ये स्ट्रक्चर जो है अगर देखा जाए तो वो हर NEP का प्रोग्राम है, चाहे वो ऑनर्स कह दीजिए या प्रोग्राम कह दीजिए या आपका BSc प्रोग्राम कह दीजिए। BA प्रोग्राम में आपके 2 डिसिप्लिन होते हैं जिसको हम कोर A और कोर B कहते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, हिस्ट्री और पॉल साइंस। तो आपने कोर A में हिस्ट्री है, कोर B में पॉलिटिकल साइंस है। आप ये भी मेरे से पूछते हैं सर ये पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है? इसको हम नॉर्मली अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। तो कोर A में आपने हिस्ट्री ले लिया, कोर B में आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। अब आपको तीसरा पेपर इन दोनों में से एक लेना है, तो आपने उसको हिस्ट्री ले लिया। मान लीजिए ये आपकी चॉइस है। तो कोर A में आपकी हिस्ट्री है, कोर B में पॉलिटिकल साइंस है। जो तीसरा पेपर कोर है इसको हम कहते हैं A2 या B2, वो आपकी मर्जी, आपने इसमें हिस्ट्री ले लिया। जो आपने ये चुना वही आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रहेगा, आप इसको सेकंड सेमेस्टर में नहीं बदल सकते। जो कोर A है या कोर B है इसको हम कहते हैं नॉन मेजर ओब्लिक माइनर सब्जेक्ट, और जो आपका कोर A2 या B2 है, जो आपने अभी हिस्ट्री चुना है, उसको हम मेजर कहते हैं। लेकिन आपने ये पाया 1 साल पढ़ने के बाद, यानी 2 सेमेस्टर हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको लगता है शायद मेरे को पॉलिटिकल साइंस में मेजर लेना चाहिए था, तो आप सेकेंड ईयर में आके अगर चाहें तो जो आपका A2/B2 जो आपने फर्स्ट ईयर यानी कि दोनों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री लिया था, आप सेकेंड ईयर में अर्थात थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आप पॉलिटिकल साइंस में बदल सकते हैं। लेकिन जो आपने बदल लिया वो थर्ड ईयर यानी सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में वही रहेगा NEP में। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपने मेजर हिस्ट्री लिया है, आप सेकेंड ईयर में भी हिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन और थर्ड ईयर में भी ऑटोमेटिकली हिस्ट्री होगा। लेकिन सेकेंड ईयर में आपको ये मौका दिया जा सकता है, यानी कि सेमेस्टर 3 में अगर आप हिस्ट्री मेजर को बदल के पॉलिटिकल साइंस लेना चाहें तो वो
आप ले सकते हैं। सर यहीं पर एक एसओएल के स्टूडेंट्स का सवाल है, क्योंकि उनको एक मौका मिलता है रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन का, जब वो सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, सेकंड ईयर में जा रहे होते हाँ हैं, जी। तो तब तक उनके 14 पेपर क्लियर होने चाहिए, या अगर एक आध रहता है उसके बाद भी उनका माइग्रेशन हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में मैं कुछ ना कहूँ तो है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है माइग्रेशन का। इसमें एज ए इंडिविजुअल मैंने ये देखा कि मैंने बीए प्रोग्राम में से एसओएल में किया और दूसरे कॉलेज में मैं चला गया। तो जाने से पहले, माइग्रेशन में जाने से, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं और मान लीजिए उस कॉलेज में आपको माइग्रेट करने के लिए वो हाँ भी कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा कि जो आपके बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पे हो। कई बार हम ये, और जो पेपर आपने पढ़े हैं उसकी कंटिन्यूटी में वो पेपर वहाँ पे होने चाहिए। तो ये एस्पेक्ट स्टूडेंट को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक दो केसेस हुए कि उनका माइग्रेशन हो गया और फिर अल्टीमेटली वो बाद में पाया गया कि वो पेपर उस कॉलेज में नहीं थे जो एसओएल में थे, तो उसमें बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हुई और उसको वापस एसओएल जाना पड़ा। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आप जब फर्स्ट ईयर पास करेंगे, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट निकल जाएगा, तभी आप एलिजिबल बनते हैं सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में एसओएल से रेगुलर, या रेगुलर से, कुछ बच्चे रेगुलर से एसओएल भी जाते हैं। तो रिजल्ट आना जरूरी है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर किसी एक आध पेपर में ईआर है, वो कॉलेज की अपनी जो रिक्वायरमेंट है या सीट्स की अवेलेबिलिटी है या मेरिट बेसिस उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किया माइग्रेशन का, वो कॉलेज इसका ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आवश्यक है कि उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट निकलना आवश्यक है टू बी कंसीडर फॉर माइग्रेशन फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन। अर्थात क्योंकि अगर आप रेगुलर से एसओएल जाना चाहें तो भी वही कंडीशन है कि आपका अपने कॉलेज का रिजल्ट निकला होना चाहिए और जो एसओएल में पेपर ऑफर होंगे वही पेपर होने चाहिए जो आपने अपने कॉम्बिनेशन, जो जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री और पॉल साइंस, वो वहाँ पे होने चाहिए। एक और सर जो है वो रेगुलर, एनसीबीएफ और सोल तीनों के छात्रों का मेजर क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में हम फेल हो सकते हैं? देखिए, हम किसी बच्चे को फेल और पास नहीं करते सेमेस्टर में। हमारा सिस्टम बहुत क्लियर है कि जब हम बच्चे को फेल डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरे वर्ष का होता है, अर्थात दोनों सेमेस्टर को मिला के होता है। यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में उसने 7 पेपर पढ़े, सेमेस्टर 2 में उसने 7 पेपर पढ़े। 14 पेपर में से अगर उसके 7 या 7 से ज़्यादा पेपर पास कर लिए हैं, अर्थात हर पेपर में उसका नॉन एफ ग्रेड है, यानी कि जो एफ ग्रेड है वो 7 या 7 से कम है, तो वो एलिजिबल होगा सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए। लेकिन अगर उसके 7 से ज़्यादा पेपर में ग्रेड एफ है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के, तो वो फेल कराएगा और उसको हमारा जो प्रमोशन क्राइटेरिया है उसको सेकंड ईयर यानी कि पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए, जानकारी देने के लिए। और जो व्यूअर्स हैं, आप सभी इस इंटरव्यू को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये समय मिलता है।